नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज शुरुआत की थी अच्छी, हफ्ते के आखिर कारोबारी दिन, लेकिन ऊपरी स्तर से बाजार में प्रेशर हम देख रहे हैं कि अब गहरा रहा है और 18,600 के नीचे जाकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 0.25% के आसपास की नरमी आपको दिखेगी, लेकिन निफ्टी बैंक ने आज भी नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी बैंक 43,700 के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। 200 अंकों के आसपास की मजबूती थी, लेकिन वहां से भी थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि बढ़त थोड़ी सी कम हुई है और इस वक्त 125 अंकों के आसपास के गेंस के साथ निफ्टी बैंक में हो रहा है ट्रेड। लेकिन निफ्टी हम देख रहे हैं कि अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 400 अंक नीचे आ गया है। ऐसे में तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको कहीं ना कहीं मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि क्या सही लेवल पर इंडेक्स है या फिर थोड़ा सा अभी और इंतजार करना चाहिए फ्रेश खरीदारी करने के लिए। इसके जवाब भी जानेंगे। बाजार पर आपके लिए पूरी राय हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से और आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से रिलेटेड उसके भी जवाब लेंगे। सवाल पूछने का तरीका रोज की तरह बेहद आसान है। 9167329108 पर फोन करके, SMS करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो और हमारा नंबर स्क्रीन के टॉप पर लगातार ये फ्लैश होता रहेगा और आप फोन उठाइए और हमें मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और investforedu.com के आदित्य अग्रवाल। आशीष जी और आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टीना स्वदेश पर। आशीष जी, शुरुआत आज आपसे करेंगे। देखिए, लगातार तेजी बाजार में अब नए रिकॉर्ड हमने बनाए और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है। आशीष जी, क्या सेंस मिल रहा है आपको कि ये दिसंबर का महीना वैसे भी देखते हैं थोड़ा वॉल्यूम कम रहता है, एफआईज का रुझान भी गायब हो जाता है बाजार से, हिस्टोरिकली ऐसा देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ा सा लैकलस्टर जो परफॉर्मेंस है बाजार का वो कुछ दिन और जारी रहेगा और अभी इस लेवल पर नई खरीद से बचना चाहिए? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि लैकलस्टर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा रहा है बाजारों में। इनफैक्ट कल का दिन छोड़ दें तो लास्ट 2-3 दिन का ही थोड़ा सा हमने कंसोलिडेशन का दौर देखा और कल से फिर अच्छा बाजारों में मोमेंटम आया। आज थोड़ा सा दोबारा से मुनाफा वसूली हो रही है कि फ्राइडे है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सिलेक्टेड सेक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्टेड स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। और आप यदि निफ्टी 500 का जो इंडेक्सेस देखें तो वहाँ काफी एक्शन बना हुआ है। जरूर फ्रंटलाइनर में एक्शन कम है, बट बैंक निफ्टी है और जो मिड कैप इंडाइसेस हैं, स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं, वहाँ मोमेंटम अभी भी जारी है। और मेरा मानना है कि चूंकि कोई निगेटिव फैक्टर नहीं है मार्केट्स में लेकर और जो भी इंटरेस्ट रेट रिलेटेड डेवलपमेंट थे वो भी ओवर हो गए और जो नंबर्स भी इस बार आने के अगले क्वार्टर में उम्मीद है, उस एक्सपेक्टेशन में भी थोड़ी सिलेक्टेड बाइंग शुरू हो गई है। तो मैं बाजारों को लेके बहुत ज्यादा कोई पेसिमिस्टिक नहीं हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी गिरावट पे पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने की सलाह नहीं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको बाजार में दे दी गई है और फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की राय इस वक्त दी जा रही है। मार्केट इस वक्त दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। चलिए अब इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से शरद दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। शरद नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी, मैंने TTML शेयर को कई बार में खरीदा है। अभी मेरे पास 8000 शेयर्स हैं और उनका जो एवरेज है वो है 172। तो मैं जानना चाहता हूँ मैं होल्ड कर सकता हूँ कि कब तक होल्ड करूँ या एग्जिट कर जाऊँ कुछ और गेन होने पे? बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो रहा है आपको। एवरेज करने के बावजूद भी देखिए 172 अभी एवरेज प्राइस है और मेरी बात, शेयर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ली हुई है आपने, इस वजह से जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 100 रुपये के आसपास पास इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। आशीष, आप ही सजेस्ट करिए, स्टॉक में लगातार एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 172 इनकी एवरेज प्राइस इन्होंने की हुई है और उसके बावजूद देखिए नुकसान काफ़ी ज़्यादा भरा है। इस पूरे साल अगर हम देखेंगे तो 117 अंकों की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। करीब करीब 50% से ज़्यादा ये स्टॉक टूटा है। क्या सजेस्ट करेंगे, इन्हें बने रहना चाहिए? कुछ आसार दिख रहे हैं रिकवरी के जिससे इनके नुकसान की भरपाई हो सके, या फिर कोई और स्टॉक, कोई और सेक्टर इनको सजेस्ट करेंगे, इनकी मदद कीजिए।
जी, इनफैक्ट टीटीएमएल एक ऐसा स्टॉक रहा है जहाँ पे काफी रिटेल निवेशक ट्रैप हो गए हैं ऊपर के लेवल पे, क्योंकि आप देखें 290 रुपए तक शायद स्टॉक ऊपर गया था और वहां से अब 90 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो एक दूसरा रीजन ये भी है कि जो उनके टाटा का जो ऐप के लेकर हाइप बनी हुई थी वो फिजल आउट हो गई, और कंपनी का जो लॉसेस हैं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। 300 करोड़ के लॉसेस पर क्वार्टर में आते जा रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाएं, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पे ऐसे ट्रिगर नजर नहीं आते जो स्टॉक को दोबारा से आपके परचेज प्राइस के पास लेके जाएंगे। इसकी बजाय मैं आपको 2 स्टॉक सजेस्ट करता हूँ जिसमें आप निवेश करेंगे तो वहां पर आपका जो लॉस की थोड़ी भरपाई हो सकती है। एक गुजरात पिपावर शिपयार्ड के स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं, इस स्टॉक में आप बाई कर सकते हैं। और दूसरा गॉडफ्रे फिलिप्स, जैसे स्टॉक में भी बाई की सलाह है। तो इनफैक्ट दोनों स्टॉक को 50-50% यदि आप ले लें तो मुझे लगता है अगले 1 साल में इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। ठीक है, तो 2 शेयर आशीष जी की तरफ से उनके पसंद के, यहाँ पर आप अपने निवेश को शिफ्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश से आरती हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। आरती नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? हेलो हेलो सर, नमस्ते जी। मैं सर मेरे पास DSFC है, 700 शेयर है 160 के भाव पे। तो सर इसमें एवरेज आउट करना है कि सर इसको निकाल दें? सर मेरे को आशीष जी माहेश्वरी से पूछना है सर। ठीक है, आशीष जी से राय लेंगे। आशीष जी, GSFC क्या आपकी सलाह होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर शेयरों में एक्शन रहा है हाल फिलहाल, लेकिन GSFC में उतना ज्यादा एक्शन हमें दिखा नहीं है। 160 की बाइंग है, 135 पर ट्रेड कर रहा है। आगे किस तरह का भविष्य देख रहे हैं आप इसमें? जी, थोड़ा सा एक समस्या फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ये रहा है कि सरकार से जो सब्सिडी मिलने में डिले हो रहा है, तो उसके कारण से इन कंपनीज का वर्किंग कैपिटल का साइकिल बढ़ गया है। दूसरी बात, ये रॉ मटेरियल के प्राइसेस में भी जो इजाफा देखने को मिला है या रशिया यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए, तो उसके कारण से जो पास ऑन हो सकता था अल्टीमेट कंज्यूमर को, वो पूरा हो नहीं पा रहा है जो प्राइस राइक है। तो फर्टिलाइजर कंपनियों में थोड़ा सा प्रेशर ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह रहेगी आप स्टॉक में से निकल जाए, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इसकी बजाय आप बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में निवेश करें, जहाँ पे मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में कम से कम 30 से 40% की अपसाइड आपको मिल सकती है। तो आपका जो लॉस है वो वहां पर रिकवर हो सकता है। तो किसी भी गिरावट पे थोड़ा सा बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करें। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय इस वक्त आपको दे दी गई है। बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय, स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हो और अपना जो नुकसान है उसकी यहाँ पर थोड़ी भरपाई हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और इंदौर से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए दर्शक जुड़ चुकी हैं। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। प्रियंका नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कम मैम। कर लीजिए। चलिए, अब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगा, हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम कम करके अपना सवाल पूछिए, सो दैट हमें आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से आ सके और आपका सवाल ले सके। चलिए, बहरहाल IRFC स्टॉक है इनके पास। इनका सवाल है हमारे पास, 2000 शेयर्स इन्होंने 34.50 के भाव पर लिया हुआ है। आदित्य, आप सजेस्ट करिए स्टॉक में क्या करें। थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने एंट्री कर लिया। हाल फिलहाल में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया था 37 रुपए के आसपास का। उसके बाद 31-32 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाएं स्टॉक से? और स्टॉप लॉस भी इनको सुझाइए अगर ये होल्ड करना है तो। जी बिल्कुल, काफी एक लंबे दौरे से स्टॉक नहीं चला था और उसके बाद एकाएक स्टॉक में हमने देखा कि बहुत लंबी रैली आई है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने रैली के टॉप एंड पे स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लिया और वहां से स्टॉक में एक थोड़ा करेक्शन दिख रहा है। एंड ये करेक्शन जो स्टार्ट हुआ है स्टॉक में, ये इमीडिएट खत्म नहीं होने वाला है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये पेन थोड़े दिन और कंटिन्यू रहेगा। नीचे में 27-25 का अच्छा सपोर्ट है, जो कि यहाँ से और भी काफी नीचे लेवल पे आता है। होल्ड करें अभी तो फिलहाल। स्टॉक में कंसोलिडेशन जो है वो कंटिन्यू होगा और कंटिन्यूएशन कंसोलिडेशन फेज के बाद में भी एक मूव वापस स्टार्ट होगा। तो करंट लेवल्स पे एवरेज करने की सलाह तो नहीं दूंगा, होल्ड आउट करे। अगर नीचे थोड़ा और करेक्शन आता है क्लोजर टू अबाउट 27, वहां पे फिर भी एक देख सकते हैं एक्यूमुलेशन के लिए, फ्रेश एवरेजिंग आउट के लिए।
बट एट द मोमेंट सिर्फ होल्ड करें। ठीक है, IRFC को होल्ड करने की सलाह है। बंगलुरु से नरेंद्र जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? जी मेरे पास बायोकॉन के शेयर हैं 50 जी, और वो कॉस्ट है 450 रुपीज। 450 रुपए की बाइंग है। नरेंद्र जी आपने कब लिया था शेयर ये? अबाउट 2 साल होने को आए हैं। ठीक है, 2 साल दे दिए, 450 वाला शेयर हो गया 250 का। आशीष जी, बायोलॉजिक्स बिजनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन शेयर प्राइस में हमने हल्के फुल्के उछाल देखे, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाए और अब देखिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है 450 के भाव से अगर हम तुलना करेंगे तो। क्या करना चाहिए अभी? बेच के निकल जाए या फिर कोई भरोसा है आपको कि ये भाव लौट के आएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है भाव लौट कर आएंगे। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें हमने कंटिन्यूस गिरावट आती देखी है और स्टॉक भी काफी अंडर परफॉर्म रहा है। पिछले 1 साल का यदि हाई देखें तो 410 रुपए के लेवल इस स्टॉक ने जो बनाए थे वहां से हम कंटिन्यूस उसमें फॉल आता देखा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें एवरेज करने का या दोबारा से बाइंग ना करें और इनफैक्ट स्टॉक में से निकल जाना एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। इसकी बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इंडियन ओवरसीज बैंक का स्टॉक बाय कर सकते हैं, जो थोड़ा गिरावट पे यदि 25 रुपए के आसपास मिलता है तो इस स्टॉक को बाय करिए। 1 साल में इसका लक्ष्य करीब 40 रुपए का रहेगा। ये होगी कि बायकॉन से मुंह अपना तोड़ लीजिए, वहां से निकलिए और IOB आपको 25 रुपए के आसपास मिले तो ये एक बेहतर स्टॉक होगा आपके घाटे की भरपाई करने के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कमिंस के शेयर में बहुत ही शानदार तेजी है 4-5% के आसपास की, और अगर हम F&O स्पेस की बात करें तो ये टॉप गेनर है। अब देखिए 5-5.5% के आसपास की तेजी है और ये दिन के ऊपरी स्तर पर, हालांकि 1.5 घंटे के आसपास का ट्रेड हुआ, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि दिन की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है कमिंस का शेयर। दरअसल कंपनी ने PM इलेक्ट्रोलाइजर के लिए टेक्नीमॉन्ट के साथ करार किया और इसके बाद ही शेयर में ये जबरदस्त तेजी आई है। इस डील से कंपनी को कितना फायदा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं IIFL इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रेणु वैद। रेणु जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनर स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो डील कंपनी ने की है, अब ये स्पेस कैसा है और ये डील कंपनी के लिए कितनी अहमियत रखती है? ये ऑर्डर कमिंस इंडिया के लिए नहीं आया, इट इज कम टू द ग्लोबल पेरेंट। तो बेसिकली क्या है, इंडिया में नाउ टू मार्क द हाइड्रोजन ट्रांजिशन, काफी सारे PSUs have started partnering with different players and awarding pilot projects, जिससे they will start using new technologies to convert their conventional businesses का जो processes है to hydrogen. So इस सिलसिले में Cummins also has a global new segment called New Power Business, which is all about alternate technologies apart from the diesel conventional genset business. तो इसमें आपके PEM electrolyzers, battery solutions, hybrid solutions सब आते हैं। So ये प्रोजेक्ट टेक्नीमॉन्ट करके ग्लोबल EPC कंपनी है उसे मिली है, who is using Cummins technology. So Cummins इंडिया के पास क्योंकि डायरेक्ट PQs नहीं है to qualify for this, इसीलिए ये प्रोजेक्ट टेक्नीमॉन्ट को मिला है। बट Cummins इंडिया विल बी वर्किंग, वो उनके साथ काम करेंगे ताकि उन्हें बेस प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी की नोहा हो, एक लोकल एक्सपीरियंस बिल्टअप हो फॉर फ्यूचर प्री क्वालिफिकेशंस। और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम होगा वो Cummins इंडिया करेगा। सो कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ इसका अपॉर्चुनिटी कैसा है, वेल टू अर्ली टू पुट अ मार्केट साइज टू इट, बट एक जो परसेप्शन है कि Cummins इंडिया इज एक जेनसेट कंपनी ही है, डीजल जेनसेट कंपनी, आई थिंक दैट परसेप्शन विल चेंज एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट 5-10 years, स्ट्रक्चरली एज इंडिया मार्क्स द ट्रांजिशन, हम जैसे मूव होते हैं डीजल से टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड न्यू ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड फ्यूल सेल्स, Cummins उसमें फ्रंट रनर होगा। बिल्कुल, ये परसेप्शन से जुड़ा ही अगला सवाल था हमारा, क्योंकि Cummins की डीजल व्हीकल के साथ जुड़े होने के कारण एक नेगेटिव छवि बन चुकी थी। तो क्या आपको लगता है कि उस परसेप्शन में कुछ बदलाव होगा और आने वाले समय में इस डील के चलते कुछ री रेटिंग देखने को मिल सकती है? हमारे पास इस ऑर्डर की पूरी डिटेल नहीं है, इसमें O&M का कितना शेयर है, बिकॉज ये इटसेल्फ इज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो थोड़ा अर्ली है बताने के लिए।
बट हर चीज आई थिंक फ्रॉम स्टॉक पर्सपेक्टिव मे बी डायरेक्टली बहुत बड़ा रेवेन्यू इम्प्लीकेशन नहीं है, बट एक जो वैल्यूएशंस में इम्पैक्ट आता है फॉर द काइंड ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर देयर इन फ्यूचर, तो वो एक कन्वेंशनल डीजल डर्टी फ्यूल का जो टैग है कमेंट्स पे इंडिया पे, वो आई थिंक यहाँ से slowly should start to get addressed, and it should have a transition towards green products and solutions also. रेणु, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कमेंस के शेयर में लगातार तेजी है, 8 दिन से लगातार ये शेयर दौड़ रहा है, रिकॉर्ड हाइस पर है, तो निवेशकों के मन में थोड़ी सी एक चिंता होगी, दुविधा होगी कि क्या अभी खरीदें या फिर रुक जाएं, डील एक बार डील का फायदा कंपनी को मिल जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त जो माहौल है, डीजल जिनसेट पर बैन भी लगा हुआ है, अभी क्या करना चाहिए, सही समय है एंट्री का ये? नहीं, मेरे हिसाब से इट्स एक जो दिल्ली वाला आप जो बोल रहे हो वेदर कंडीशंस के कारण, सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ जेनसेट्स बट इट इज बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ द क्रॉप एक्सेट्रा, तो वो इशू अलग है. कमिंस का जो बेस प्रोडक्ट है डीजल जेनसेट या जेनसेट, डीजल जरूरी नहीं है, इट कुड बी ऑन गैस, इट कुड बी एनी बायोफ्यूल ऑल्सो, तो वो तो मैंडेटरी बैकअप है फॉर अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. यू कांट रिप्लेस दैट until you have alternate technologies. तो वो I don't think so कि that is an issue, but हाँ valuations में I think definitely एक आपको re-rating दिखेगा. And today if you look at the valuations of Cummins India versus many such other companies who are placed on green energy or other MNC companies, valuation काफी discount पे है. The company is still trading at what 27 times 1 year forward, while some of बाकी जो उसके peer company है सब 30-35 से 50 के multiple में trade करते हैं 1 year forward earnings पे. So I think valuations Cummins में stretch बिल्कुल नहीं है. We think there is enough headroom for re-rating. अगर ये technology adoption इंडिया में kick off होता है from a longer term perspective, and एक जो long standing concern था कि Cummins India is being left out of these opportunities, I think वो concern address होना चाहिए. And the perception that it's only a diesel genset company, that will eventually change. अब next 6 months में आप देखोगे तो अगले साल CY23 में नया emission norm भी implement होगा, which will make the even the diesel gensets as clean as any of the Euro 6 vehicles or automotive cars. And this would be one of the best or highest benchmarks globally in terms of compliance on the emission side. ऑलराइट रेणु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस डील का पूरा एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए. तो कमिंस आज फोकस में था, एफएनओ स्पेस का टॉप गेनर, रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है. लगातार हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी समझना जरूरी था कि ये डील कंपनी के लिए कितनी फायदेमंद होगी, और एनालिस्ट के जरिए हमने ये भी आपके सामने रखने की कोशिश की कि शेयरधारकों को इन स्तरों पर क्या करना चाहिए. थोड़ी सी और गहरा गया है, निफ्टी ट्रेड कर 18,550 के आसपास, 4.5% के आसपास की एनर्जी हम देख रहे हैं, और सेंसेक्स है 200 अंक नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक से थोड़ा सपोर्ट है, 125 अंकों के आसपास की मजबूती है. और हम देख रहे हैं कि जो बैंकिंग स्टॉक्स में जो दिग्गज बैंक हैं, इंडसइंड बैंक, वहां पर 1.5% के आसपास की तेजी है. इसके अलावा फार्मा और एफएमसीजी में सेलेक्टिव बाइंग हम कहेंगे. आईटीसी, सन फार्मा, ये दोनों शेयर चल रहे हैं. कल हमने देखा था सन फार्मा कुछ बुरी खबरों के चलते फोकस में था, इंपोर्ट अलर्ट आया था हलोल प्लांट के लिए, और उसके चलते शेयर कल गिरावट का शिकार हुआ था, लेकिन आज थोड़ा सा ये संभल रहा है. एलएनटी में कल भी तेजी थी, आज लगातार 5वें दिन हम तेजी देख रहे हैं, और ये शेयर अब रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है. कल 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसने क्लॉक किया था. लेकिन अगले दर्शक को जोड़ेंगे, हरियाणा से राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर. राजेश नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास सर सेंट्रल बैंक सर. सेंट्रल बैंक आपके पास है 28 रुपए के भाव पर. यस सर, 28 रुपीज 50 पैसे, और सर 10 मेरे पास 20,000 क्वांटिटी है सर. बढ़िया है, ठीक है. सेंट्रल बैंक क्या सलाह देंगे आशीष जी, क्योंकि ये बैंक वो है जहां पर बहुत पहले कन्विक्शन नहीं आता था, शेयर एक दिन की तेजी दिखा के नीचे आ जाते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से तमाम ये स्पेस में मिड कैप बैंक चले हैं. यूको बैंक हो या फिर सेंट्रल बैंक हो, आईयूबी हो, कोई ऐसा बैंक नहीं है जहां पर तेजी नहीं रही हो, और मल्टी ईयर हाइस पर ये ट्रेड कर रहे हैं जाके. सेंट्रल बैंक अभी भी स्टीम बाकी है इसमें, अभी निवेशित रहे इसमें और बाय करना चाहिए. यदि मेरी सलाह माने तो मेरा मानना है इसमें बिल्कुल पोटेंशियल है 50 रुपए तक भी जाने का. तो सबसे पहले तो आपके पास होल्ड है तो आप बनिए रहें, और नए दर्शक बाय करें. तो उसके पीछे रीज़न यही है कि जो बैंक के फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो
क्योंकि एनपीए आप देखो तो उनके 4% से घट के सिर्फ 3% रह गए नेट एनपीए, और अगले 1 आध साल में वो 1 आध % तक एनपीए आ जाएंगे। तो कोई रीजन नहीं है कि इतना सस्ता ये बैंक मिलेगा। दूसरी बात इसमें ये कि इसमें 93% जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है, तो 7% में पब्लिक, एफआईआई, डीआई सबको अकोमोडेट होना है। तो अभी बाइंग सारे सर्कल से, चाहे एफआईज हो, एमएफ हो, पब्लिक हो, सारे लोग बाय कर रहे हैं स्टॉक्स में, पर्टिकुलरली इस टाइप के बैंक्स में। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप तो बने रहें, और नए जो दर्शक हैं आपके जिनके पास नहीं है, बिल्कुल इस स्टॉक को और बाय करें। ठीक है, सेंट्रल बैंक अगर आपने खरीदा नहीं है, जिन दर्शकों ने, उनके लिए मौका है 50 रुपए तक के लेवल से दिखा सकता है। और आपके लिए सर सलाह बिल्कुल यही है कि इसमें अभी निवेशित रहिए, अभी और बड़े मुनाफे आपको होंगे। 28 पर आपने खरीदा है, 33 पर है, लेकिन 50 तक जाने की क्षमता है इस बैंक में। चलिए अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडिटी की ABCD लेकर। विश्व मोहन, बताइए आज क्या सिखाने जा रहे हैं आप? देखिए, हमने बात की थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स की, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है ये बताया था। तो अब ट्रेंड लाइन अगर आपने सीख लिया है ड्रॉ करना, तो आप अलग अलग पैटर्न, टेक्निकल पैटर्न आपको ड्रॉ करना सीखना होगा। और दो पॉपुलर पैटर्न है यहाँ पे, डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम। डबल टॉप पैटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पर एम के आकार का यहाँ पर एक पैटर्न बनता है, जहां पर बेस लाइन से बाजार 2 बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये देखिए, ये बेस लाइन है, नेक लाइन भी इसको कहते हैं। यहाँ पे पहला टॉप यहाँ बनाता है, वापस से अपने नेक लाइन के पास आता है, फिर से ये टॉप पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर ये टिकता नहीं है। वापस से ये बेस लाइन के पास आके, जब यहाँ पर आकर ये बाजार जब गिरे, जब कमोडिटी हो या कोई इक्विटी हो, फिर यहाँ पर आपको एंट्री करनी है और सेल पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो यहाँ पर रिवर्स होता है। ये डबल टॉप की बात हो गई कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, तेजी की पोजीशन आपकी अब मंदी की पोजीशन यहाँ से बनानी है। अब आपको डबल बॉटम के बारे में बताते हैं। तो डबल बॉटम, W आकार का यहाँ पर डबल बॉटम में एक फॉर्म बनता है, एक पैटर्न बनता है। उसमें होता क्या है, बाजार 2 बार यहाँ पर लो बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पर दोनों बार लो में टिक नहीं पाता, और बेस लाइन जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर जाने पर आपको तेजी की पोजीशन बनानी है। तो बहुत ही सिंपल 2 पैटर्न है। अगर इस पैटर्न का आप इस्तेमाल करें इक्विटी हो, कमोडिटी में, तो आप अपने ट्रेड को बेहतर दिशा दे सकते हैं। डबल बॉटम पैटर्न का इस्तेमाल करके किस तरह से आप ट्रेडिंग में मुनाफा कमा सकते हैं, ये आपको विश्व मोहन ने बताया है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। अंकित सक्सेना का है, अडानी पावर के 1500 शेयर हैं 337 रुपए के भाव पर। अडानी पावर, आदित्य, हमने देखा था कि ये शेयर बहुत तेजी से चला था, फिर इसने अपनी थोड़ी तेजी गंवाई। इनके भाव से अभी 15-20 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या सलाह देंगे आप? जी अभिषेक जी, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर जरूर है स्टॉक में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग हमें स्टॉक में देखने मिल रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है। नीचे 315 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखने की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है तो साइजेबल डाउनसाइड हमें स्टॉक में देखने मिलेगा। फिर शायद 290, 285 तक स्टॉक घिसक के नीचे आ जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो वीकनेस है वो कंटिन्यू करेगा। फिलहाल के लिए 315 का स्टॉप लॉस लगा के रखे, वो सही लेवल है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको अदानी पावर में दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक पर सवाल ले लेते हैं। हमारे पास सचिन चौहान जी का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। रतन इंडिया इंफ्रा पर सवाल है इनका। एक बार इस स्टॉक के लेवल आपको बता देते हैं। रतन इंडिया पावर इस वक्त हम देखें तो 48 के आसपास कारोबार कर रहा है, और इनका जो खरीद भाव है वो 45 के आसपास का है। आदित्य, आप ही सजेस्ट करिए, हल्के मुनाफे में है ये, क्या करना चाहिए? इनको बने रहें या फिर निकल जाएं स्टॉक से? जी बहुत साइडवेज चल रहा है स्टॉक फिलहाल। तो नीचे में 45 का सपोर्ट है और ऊपर में 52 का एक रेजिस्टेंस है। तो जो साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक 52 के ऊपर ट्रेड करे कंटिन्यूसली, तो मे भी एक अपमूव आएगा, बने रहे अभी। मैं निकलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक अपवर्ड मोमेंटम शायद आ जाए। लिक्विडिटी थोड़ा कम रहता है स्टॉक में, वो एक ओवरहैंग है। 45 का स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे, और फिलहाल के लिए बने रहे ट्रेड में। अगर 52 निकालता है ऊपर तो 58, 60 का टारगेट बैठेगा। बहुत ज्यादा मोमेंटम फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोमेंटम रतन इंडिया इंफ्रा में दिखने की उम्मीद नहीं दिख रही है आदित्य को। अहमदाबाद से हर्ष हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हर्ष जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास?
हेलो जी सर, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, मेरे पास गल्फ ऑयल के 50 शेयर है 600 रुपए के भाव से। पुरानी खरीद है आपकी सर ये? हाँ, पुरानी खरीदी है। तो क्या अभी हम रखे उसे या फिर थोड़ा उसमें भी इन्वेस्ट करके थोड़ा मेरा प्राइस डाउन करे? ठीक है, गल्फ ऑयल एक टाइम पे ये शेयर 1000 रुपए से ऊपर का हुआ करता था, फिर स्लिप करते करते देखिए अब ये 350 रुपए के आसपास का शेयर है ये गल्फ ऑयल। आशीष जी, आप क्या सुझाव देंगे, यहाँ से अभी नीचे ये शेयर जाएगा या फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से क्रूड प्राइसेस में नरमी आ गई है, $76 के आसपास के भाव आ गए हैं, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उससे अब? मेरी सलाह रहेगी अभी थोड़ा सा आप इंतजार करें, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि क्रूड ऑयल के दामों में थोड़ी कमी आई है, तो इन कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि जब भी क्रूड के प्राइसेस हाई रहते हैं तो सेल पे इफेक्ट आता है। तो जैसे लास्ट हम 2 क्वार्टर का इनके प्रॉफिटेबिलिटी नजर डाली तो कुछ भी ग्रोथ नहीं, जिसके कारण से स्टॉक में हमने गिरावट आते हुई देखी है और स्टॉक एक बड़ी रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ से 85 रुपए की अपसाइड जब भी आपको मिले तो स्टॉक में से एक बार निकल जाए, क्योंकि जो स्टॉक में एक बड़ी कोई रैली आएगी या ऐसा कोई अपसाइड लंबी अवधि में आएगा, तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं आपको दूसरा स्टॉक अभी इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी इस टाइमिंग के लिए सलाह ओल्ड की है, और जैसा मैंने कहा 50 रुपए ऊपर एक बार निकल जाए और दोबारा से शो पे आए तो हम आपको कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है, फिलहाल गल्फ ऑयल में होल्ड करने की राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पालघर से हमारे साथ हरमेश जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। हरमेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरे पास IDBI के शेयर है। हेलो जी, IDBI शेयर है। चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, ठीक से आवाज नहीं आ रही है, लेकिन इनके सवाल है हमारे पास। पहला तो IDBI बैंक पर देखिए, अच्छी बात यह है कि इनकी क्वांटिटी काफी अच्छी है, तो मुनाफा काफी शानदार हो रहा है। 43 पर इन्होंने लिया था और अब देखिए 58 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। करीब करीब 55,000 का फायदा इनको इस वक्त इस स्टॉक में हो रहा है। आदित्य, अब पहले तो आप सजेस्ट करिए IDBI बैंक चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, क्या और अपसाइड दिखाई दे रहा है शेयर में? जी बिल्कुल पूजा, ये काफी सारे जो छोटे बैंक हैं, PSU हो या फिर कुछ प्राइवेट बैंक भी हो, चार्ट्स काफी एनकरेजिंग है इनको और काफी अरसे बाद ये सब स्टॉक्स एक लंबे ब्रेकआउट के बाद चलना स्टार्ट किए हैं। IDBI बैंक भी उसमें से एक है जो कि काफी समय बाद एक अच्छा मूव कर रहा है। कॉलर अच्छे प्रॉफिट्स पे है, तो 55 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने सजेस्ट करूंगा और कंटिन्यू करे होल्ड करने के लिए। ऊपर 75 से 80 का टारगेट बैठता है, वहां पे वापस एक बार रिव्यू जरूर करे। फिलहाल के लिए बने रहे, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है उनको, तो 55 का एक स्टॉप लॉस लगा के उसको प्रोटेक्ट जरूर करे, उसको गवाए ना। तो क्योंकि उनकी खरीदारी 43-44 के आसपास है, तो 55 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर एक बार 75-80 जब आता है तो एक बार वापस से रिव्यू कर ले। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए। ऊपर की तरफ 75-80 के लेवल्स भी IDBI बैंक में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए आप। दूसरा स्टॉक इनका पास सेंचुरी प्लाई का है, 500 शेयर्स इन्होंने 100 रुपए के लेवल पर एंट्री की थी। शानदार मुनाफा इनको यहाँ पर भी हो रहा है, काफी अच्छे लेवल पर एंट्री की थी और अब देखिए 575 के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो पहले तो हरमेश जी को कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे, उनसे ठीक से बात नहीं हो पाई, लेकिन दोनों ही स्टॉक में उन्होंने काफी अच्छे लेवल्स पर एंट्री की, होल्ड किया और अब अच्छा मुनाफा इनको दोनों ही शेयरों में हो रहा है। आशीष जी, आप सेंचुरी प्लाई पर सजेस्ट करिए, क्या करना चाहिए, अभी भी बने रहे स्टॉक में या फिर जो भी मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाए? नहीं, मेरी तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो जो उसका मुनाफा कंपनी का जो लास्ट 2 क्वार्टर का था, काफी बेहतरीन कंपनी के नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट पिछले साल करीब 300 करोड़ का मुनाफा था, 6 महीने में ही 200 करोड़ के आसपास मुनाफा कंपनी ने ऑलरेडी अर्न कर लिया है। तो मुझे लगता है कम से कम 400-450 करोड़ का प्रॉफिट सेंचुरी प्लाई इस बार करने वाला है। और
बेस्ट पार्ट ये है कि स्टॉक का जो हाई हमने देखा था करीब 720 लेवल के आसपास, उसे अभी बहुत दूर है, तो बहुत पोटेंशियल है स्टॉक में उस लेवल तक भी जाने का धीरे धीरे, बट स्लो एंड स्टडी ये स्टॉक चलता है। तो इनफैक्ट आप स्टॉक को होल्ड करिए, और इसका लक्ष्य इनफैक्ट इस साल के अगले 1 वर्ष के लिए 700 रुपए का रहेगा। और नए निवेशकों से भी को भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि किसी भी गिरावट पे स्टॉक को ऐड करें, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में एक बूम देखने को मिल रहा है पैन इंडिया, उसका काफी बड़े बेनिफिशियरी में से सेंचुरी प्लाई रहेगा। तो बिल्कुल नए निवेश के लिए भी मेरी सलाह है। ठीक है, सेंचुरी प्लाई में नए निवेश के लिए भी सलाह है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाजार में जो कमजोरी बढ़ रही है उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि आईटी स्टॉक्स टूट रहे हैं। आप निफ्टी के अगर टॉप 5 लूजर्स देखेंगे तो सारे के सारे आईटी शेयर्स हैं। एचसीएल टेक, इसके अलावा विप्रो, हम देख रहे हैं कि टीसीएस, चौतरफा गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इंडेक्स पर दबाव बन रहा है, बाजार पर भी दबाव बन रहा है। लेकिन एचसीएल टेक में आज जो तेज गिरावट आई है, आज निफ्टी का ये टॉप लूजर है ये शेयर। आखिर क्यों है ऐसा, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अनीशा जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, बताइए एचसीएल टेक क्या प्रॉब्लम से, क्यों ये शेयर क्रैश हुआ है आज? हाँ, एचसीएल टेक का स्टॉक आज काफ़ी प्रेशर में है। इसका रीज़न है कि कंपनी का जो इन्वेस्टर मीट हुआ था यूएस में ओवरनाइट, वहाँ पे उन्होंने बोला है कि ग्रोथ FY23 में लोअर एंड ऑफ द गाइडेड रेंज में होगा। उसका मतलब है कि कंपनी ने पहले बोला था 13.5 से 14.5% के बीच में ग्रोथ होगा FY23 में, एंड अभी वो बोल रहे हैं कि इसके लोअर एंड पे होगा वो ग्रोथ। सो थोड़ा सा कॉशियस कॉमेंट्री आ रहा है मैनेजमेंट से। वो लोग ऑल्सो बोल रहे हैं कि Q3 में ज़्यादातर बहुत छुट्टियाँ एंड कम काम होता है फर्लोस के अकाउंट पे, वो इस बार थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, एंड दैट इज़ वाई एनालिस्ट भी बोल रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में मे बी रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा कम होगा, जो पहले सोचा था उससे थोड़ा कम होगा। इनफैक्ट इसकी वजह से पूरा एंटायर आईटी पैक आज काफ़ी फोकस में है, सब नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्ट्रीट ये सोच रहा है कि अगर एचसीएल टेक बोल रहा है कि वहाँ पे फर्लोस ज़्यादा है, इसका मतलब होगा कि अदर आईटी कंपनीज में भी यही ट्रेंड होगा, एंड इसीलिए सारा पैक आज नीचे है। हैविंग सेड दैट, मार्जिन पे कंपनी ने बोला है कि दे आर मेंटेनिंग द गाइडेंस, एंड उन्होंने ऐसा भी बोला है कि जो मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी था वो भी इंटैक्ट है गोइंग फॉरवर्ड, बट सेंटिमेंट डाउन टेक आज दिख रहा है स्टॉक पे। ठीक है, 6.5% नीचे एचसीएल टेक, और जो गाइडेंस दिया था कंपनी ने ग्रोथ का, जो बैंड दिया था, अब कंपनी ने ये बोला है कि उसके लोअर एंड पे, यानी कि जो नीचे वाला जो स्तर था उसके आसपास 13.5% के आसपास की ग्रोथ निकल के आएगी मौजूदा कारोबारी साल के लिए। हालांकि जो बड़ा कंसर्न था कंपनी के लिए मार्जिन को लेकर, उसको इंटैक्ट रखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आशीष जी, आपको क्या लगता है कि थोड़ा साइकोलॉजिकली ज्यादा टूट गया शेयर ये 6.5% के आसपास की गिरावट? क्योंकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस जो दिया था उस गाइडेंस के अंदर ही है, ऐसा नहीं कि उसको लोअर किया है। नहीं, मुझे भी लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा रिएक्शन हमने ज्यादा कर लिया। एक तो सेक्टर ऑलरेडी आउट ऑफ फ्लेवर है जो करंट मार्केट रैली में, और जब भी ऐसा कुछ टाइमिंग के लिए मैनेजमेंट से पेसिमिस्टिक यदि थोड़ा सा भी कमेंट्री मिलता है तो जो शॉर्ट सेलर हैं वो हावी हो जाते हैं। तो लेकिन मेरा मानना है फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सभी को मालूम है Q3 में क्या होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज एचसीएल टेक ने पहली बार आके बात कही है। और मेरी सलाह रहेगी कि इनफैक्ट आज की गिरावट में थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई बहुत ज्यादा स्कोप है नीचे आने का स्टॉक। ठीक है, बाकी स्टॉक्स में आशीष जी आपका क्या व्यू होगा? मान लीजिए थोड़ा सा और करेक्ट होते हैं तो मौके बनेंगे, या फिर थोड़ा सा वेट इन वॉच वाला भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा तो आज चूंकि एचसीएल टेक गिरा है तो इसलिए बायस को करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे फ्रंटलाइनर स्टॉक है वहाँ इतनी कमजोरी देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि पहले एचसीएल टेक पे नज़र रखना चाहिए। इसके अलावा मेरा जो दूसरा पिक यहाँ पे सेक्टर में कोफोर्ज भी है, और तीसरा जो है LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो थोड़ा सा लार्ज कैप पे ही नज़र रखना बेटर स्ट्रेटेजी होगी, और इस गिरावट में एक टर्न अराउंड के लिए भी ट्रेडर बाय कर सकते हैं। ठीक है, गिरावट यहाँ पर खरीदारी के मौके दे रही है जो स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करा है आशीष जी ने। आगे बढ़ेंगे, मथुरा से प्रदीप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। प्रदीप नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास?
नमस्कार सर, मेरे पास अराउंड 10,000 IB रियल एस्टेट है, रेट है 79.53। 79.53 के भाव पर और 86 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा शेयर, ये नीचे से रिकवर हुआ है। आशीष जी, आपसे राय लेना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि एक ज़माने में आपको तो अच्छे से याद होगा, आपने उस वक्त शायद इसको रेकमेंड भी किया होगा। 800 रुपये के आसपास का भाव हुआ करता था इंडिया बुल्स रियल का, अब ये देखिए 80 रुपये के आसपास का भाव आ गया है। छोटी मोटी जो रिकवरीज आ रही हैं, आपको कितना भरोसा दे पा रही हैं कि कंपनी सस्टेन करेगी, क्योंकि चिंताएं काफ़ी ज़्यादा थीं। आगे का भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? एक तो अब क्या हो गया कि आईबुल रियल में हमने बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन नहीं देखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ही देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण से जो वोलेटिलिटी है स्टॉक में काफी बनी रहती है, क्योंकि मेरा मानना है जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन रियल एस्टेट स्टॉक्स में वो फ्रंट लाइनर में जो स्टॉक्स है वहां पे ज्यादा कैचअप कर रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि इससे आप निकल के यदि मैक्रोटेक डेवलपर या सोबा रियलिटी के स्टॉक में शिफ्ट हो जाए तो वहां पर आपको बेटर रिटर्न मिलेगा। और ये जो वोलेटिलिटी का दौर आप देख रहे हैं इसमें जो आईबुल रियल में, तो ये क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। उनका एक जो कोर्ट का ऑर्डर है उसमें भी अभी काफी समय लग रहा है। तो मेरी सलाह स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी और सोबा या मैक्रोटेक में बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, तो निकल जाएं स्टॉक से, जो भी मुनाफा हो रहा है आपको। और इसके अलावा सोभा और मैक्रोटेक जैसे स्टॉक्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पर आप पर नज़र रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये व्हाट्सएप के जरिए हमें विनायक जी ने भेजा है, और इनका सवाल है नाथ बायो पर 500 शेयर्स 173 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए हैं, और इस वक्त अगर भाव देखें स्टॉक का तो 180 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो इनकी खरीदारी के पास ही ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और 3,500 का मुनाफा भी इनको इस वक्त हो रहा है इस स्टॉक में। आदित्य, आपकी क्या राय बन रही है स्टॉक में? जी, बड़े गिरावट के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, तो स्टॉक में बने रहे। 160 का स्टॉप लॉस लगा है, ऊपर में 220 250 का लेवल देखने मिल सकता है, वहां पे एग्जिट करने का सोचे। अगेन लिक्विडिटी कम होती है स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस लगा के रखना काफी अनिवार्य रहेगा। ठीक है, नाथ बायोजीन्स छोटी कंपनी है, लेकिन अच्छा एक्शन हमने देखा है शेयर में, होल्ड करने की सलाह है। पुरुषोत्तम कुमार हमारे साथ हैं पंजाब से फोन लाइन पर। पुरुषोत्तम जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी पुरुषोत्तम जी, सवाल पूछिए अपना, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हमारे पास ट्राइडेंट के हैं जी, ट्राइडेंट। हाँ जी, ट्राइडेंट के 100 शेयर हैं 55 के भाव पर, 100 शेयर हैं इनके 39 के भाव पर। एवरेज करने की कोशिश है, शेयर थोड़ा और नीचे आ गया। इस पर आशीष जी आपसे राय चाहेंगे। ट्राइडेंट लास्ट ईयर हमने ये देखा था कि लगातार अपर सर्किट पेपर सर्किट लग रहे थे शेयर में, 65-70 रुपए तक चला गया था। उसके बाद जो प्रेशर बना उसे उभरने का हम ट्रेंड देख नहीं रहे हैं। 36 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगे आप पुरुषोत्तम जी, क्या करें अभी? मेरा सलाह रहेगी स्टॉक में से निकल जाने की, क्योंकि रीजन ये है कि जो एक्सपोर्ट्स में कंपनी प्राइमरीली काम करती है, वहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कि यूएस और यूरोप में जैसा रिसेशन का माहौल बना हुआ है, तो टेरी टॉवल जहाँ पे ये कंपनी काम करती है या कॉटन यार्न में काम करती है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही और प्राइसेस में भी काफ़ी करेक्शन है। तो हमने लास्ट क्वार्टर में भी देखा था, जो जून से सितंबर क्वार्टर में जो मुनाफा था 30% रह गया। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में एवरेज ना करें। इसकी बजाय मेरा सलाह रहेगी कि आप यस बैंक का स्टॉक जो 20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें ट्रेंड की बजाय उस स्टॉक को बाय करें, क्योंकि अब यस बैंक की थोड़ी री रेटिंग ड्यू है, क्योंकि एसबीआई की अब सब्सिडरी है और जो एफआईज इन्वेस्टर्स स्टॉक को बाय कर रहे हैं और नए निवेशक इस स्टॉक में आ रहे हैं। इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है यहाँ से 30 से 40% का शॉर्ट टर्म में गेन देने का। तो मेरी सलाह रहेगी यस बैंक बाय करें। यस बैंक बाय करें। आज 15% ऊपर स्टॉक इस वक्त दिखाई दे रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं और राजकिशन कालरा जी का सवाल हमें आया है। इनके दो सवाल है। पहले तो बीएसई पर इन्होंने सवाल पूछा है। 400 शेयर्स 678 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। गिरावट में इन्होंने एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन बीएसई लगातार यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही दिखा रहा है और उन स्तरों से भी इनको नुकसान काफ़ी हो चुका है। करीब करीब 40,000 का नुकसान इस वक्त इनको यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। आदित्य, क्या सुझाव देंगे बीएसई पर? आप नुकसान काफी हो चुका है, कोई उम्मीद है यहाँ पर रिकवरी होने की? जी पूजा जी, बिल्कुल बने रहे। स्टॉक में एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन के बाद अब कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, तो ये लेवल्स पे एग्जिट करेंगे गलत हो जाएगा। नीचे 550 540 का अच्छा सपोर्ट है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से एक बार अपमूव वापस से दिखाए, और ऊपर में एक बार 620 से 650 का इमीडिएट टारगेट्स बैठता है। तो 550 540 का स्टॉप लॉस रखिए और अभी के लिए बने रहे। इस लेवल्स पे निकलने का मतलब नहीं है। चार्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं एक अपमूव ड्यू है। ऑलराइट, ठीक है। तो अभी निकलिए मत, क्योंकि नुकसान काफ़ी हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी सवाल आया है इनका। आदित्य, आप ही सजेस्ट करिए। 2347 पर इन्होंने यहाँ ये स्टॉक लिया हुआ था और अभी तो फिलहाल इनको मुनाफा हो रहा है स्टॉक में। तो चार्ट्स पे क्या देख के लग रहा है आपको? बने रहना चाहिए फिलहाल रिलायंस में, या फिर मुनाफा लेकर निकल जाए? बने रहे। एक्चुअली इस पर डिपेंड करेगा कि आपका टाइम होराइजन क्या है। रिलायंस जैसे कंपनियों में अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है, पोर्टफोलियो वाली स्टॉक है, तो एग्जिट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और कंटिन्यूअस ये अपमूव और अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। अगर आपका टाइम होराइजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है और आप ट्रेडिंग बेट के लिए लिए हो, तो मे बी 2800 2900 के आसपास अगर आप एग्जिट करने के लिए देख सकते हो। कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में, एक बार कंसोलिडेशन से बाहर है तो डेफिनेटली अपमूव बनेगा। एग्जिट की सलाह मैं अभी नहीं दूंगा। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अभी के लिए बने रहे। ठीक है, रिलायंस 2635 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसे होल्ड करने की सलाह है। धीरज का सवाल लेंगे। यह है सोशल मीडिया के जरिए इनके पास है टाटा पावर के 700 शेयर 235 रुपए के भाव पर। आशीष जी, टाटा पावर हम बहुत समय से देख रहे हैं कि 15 20 25 रुपए के दायरे में घूम रहा है। ये 300 के आसपास तक गया, फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होकर 200 के आसपास आ गया। अब हम देख रहे हैं कि इसी रेंज में है। कैसी चाल आप देख रहे हैं? 235 की बाइंग प्राइस है धीरज की। देखिए, चाहे टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, जेएसडब्ल्यू हो, कोई भी स्टॉक का इस सेक्टर में चल नहीं रहे, क्योंकि सेक्टर थोड़ा सा आउट ऑफ फेवर हो गया है बुल्स की रडार से। और रीजन ये भी है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बजाय इसमें ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक्टिव थे, और अभी चूंकि उनकी तरफ से कोई बाइंग नहीं हो रही है, तो ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कोल के प्राइसेस में भी राइज देखने को मिला है, तो वो पूरी तरह से पास ऑन करने में समय लग रहा है। तो जिसके कारण से जो मार्जिन है वहाँ हमने देखा टाटा पावर हो, अडानी पावर हो, सभी पे इसका इफेक्ट है। तो मेरी सलाह इनफैक्ट स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी। मेरा मन है कोई शॉर्ट टर्म में मुझे यहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर नजर नहीं आता, तो एक बार स्टॉक में से निकल जाए। और जैसा मैंने पिछले कॉलर के लिए 2 स्टॉक सजेस्ट किए थे, यस बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अभी बेटर है हम थोड़ा सा जो अपना कंसंट्रेशन है वो पीएसयू बैंक की तरफ रखें, क्योंकि जो वैल्यू है वो कम है और परसेंटेज राइज वहाँ काफी जल्दी आ जाता है। तो बेटर इन दोनों स्टॉक्स पे अपना पोर्टफोलियो आप डिवाइड कर लें। ओके, तो ये 2 स्टॉक्स भी आपको सुझाए गए हैं बैंकिंग स्पेस से। सेंट्रल बैंक पर भी आप नजर रख सकते हैं, ये राय आपको दे दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए विक्रम मुलिक जी का सवाल है। स्टार हेल्थ के स्टॉक है इनके पास, 16 शेयर्स 900 के भाव पर हैं। ये आईपीओ के समय की अलॉटमेंट लग रही है इनकी, और देखिए वहां से नुकसान भी इनको काफी हो रहा है। 600 के आसपास अब स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। आशीष जी, क्या करना चाहिए स्टार हेल्थ में? मुझे नहीं लगता कुछ बहुत बड़े यहाँ पर ट्रिगर हैं स्टार हेल्थ में। और जो इनिशियल यूफोरिया था जब उनका इशू आया था, उसके बाद से हमने कभी बहुत ज्यादा मोमेंटम स्टॉक में आता कभी देखा ही नहीं। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस स्टॉक में से एक बार एग्जिट कर ले, और इसकी बजाय मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यदि बैंकिंग सेक्टर में देखें तो उज्जवल फाइनेंशियल और आरबीएल बैंक, इन दोनों स्टॉक में अपना लोकेशन 50-50% करते, तो श्योरली वहां पर आपको ज्यादा मुनाफा और शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, और आपका
यहाँ का जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। स्टार हेल्थ में मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद अभी नजर नहीं आती। ठीक है, स्टार हेल्थ से निकलने की सलाह है। उज्जीवन आपने बताया आशीष जी? जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन जो स्मॉल 30 रुपए फाइनेंस के बैंक, आसपास ट्रेड। ठीक है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर पैसे लगाने की सलाह है। स्टार हेल्थ से निकल जाने की सलाह है। स्टार हेल्थ वैसे भी आज अब आशंकाएं इस बात की हैं क्योंकि अब वहाँ पर एंकर लॉक इन, इन्वेस्टर लॉक इन खुल गया है। करीब करीब 30% के आसपास की होल्डिंग के लिए आज से वो फ्री है शेयर बिक्री के लिए। उसका असर शायद आ सकता है शेयर में। वैसे भी आगे की इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ खास नहीं दिख रही आशीष जी को। यहाँ से निकल जाने की सलाह है। चलिए, शो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे। आशीष जी और आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब देने के लिए।